अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए विशेषकर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अर्थात आज पूरे देश में खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में व राजनीति आदि में भी जो भी इन्हें आरक्षण की सुविधाएं व अन्य और जो भी अधिकार मिले हैं, तो ये सब देन यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और किसी पार्टी की नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी देन अकेले यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, जिनका पूरा लाभ अभी भी इन पार्टियों के लोग इनको देने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके लिए फिर हमें मजबूरी में बीएसपी बनानी पड़ी है और फिर हमने इनको काफ़ी कुछ लाभ भी पहुंचाया है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से इस देश में दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकार मिले हैं। जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए कानूनी अधिकार तो मिल गए हैं, लेकिन इनका पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज़ाद भारत में जब पहली सरकार बनी थी केंद्र में कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें ये कानून मंत्री बने। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित नेहरू को ये कहा था कि मैंने जो कानूनी अधिकार इस देश के दलितों और आदिवासियों को दिए हैं, उनका पूरा लाभ इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण का भी पूरा लाभ इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की है, इसके तहत कमीशन बनना चाहिए और कमीशन की जब रिपोर्ट आए तो दलितों और आदिवासियों की तरह जो अन्य जातियां छूट गई हैं, जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई है, उन्हें भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात से तैयार नहीं हुए और नतीजा क्या हुआ, तब फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये फैसला लिया कि जो मैंने कानूनी अधिकार अपने लोगों को दिए हैं, इनको लाभ पहुंचाने के लिए, इनका पूरा लाभ पहुंचाने के लिए इनको मैं जागरूक करूंगा और इनको मैं सलाह दूंगा कि यदि आप लोग सही मायने में भारतीय संविधान के तहत कानूनी अधिकारों का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। और जिसके तहत ही फिर 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी भी बनी और भी पार्टियां हमारे सामने आई हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का गठन होने के बाद तो हमारी पार्टी बराबर ये संघर्ष करती रही कि भारतीय संविधान में जो दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों को कानूनी अधिकार मिले हैं, उनका पूरा लाभ मिल जाए। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये भी मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी। तो उस समय मान्यवर श्री कांशीराम जी ने तो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से ये कहा कि आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं हुई। उसके बाद फिर हमें अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में कई महीने तक बोट क्लब पर हमको धरना प्रदर्शन आदि भी करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब भी नहीं झुकी। उसके बाद आप लोगों को ये मालूम है कि 1989 में देश में लोकसभा के लिए आम चुनाव हुआ, और जब आम चुनाव हुआ
इन्हीं दबे कुचले लोगों ने, पिछड़ों ने फिर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया और 1989 में फिर श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में तो अन्य विरोधी पार्टियों की सरकार बन गई थी। अन्य विरोधी पार्टियों ने मिलकर केंद्र में सरकार बना ली थी। भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल थी, लेकिन वो बाहर से समर्थन दे रहे थे। तो लेकिन उस समय 1989 में हमारे 3 मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए थे। उस समय 1989 में एक एमपी आपके आजमगढ़ से जीता, एक पंजाब से जीता और मैं खुद बिजनौर लोकसभा की सीट से चुनाव जीत कर आई थी। हमारे 3 एमपी बने थे। तो लेकिन हम लोग सत्ता में नहीं थे। लेकिन उस समय श्री बीपी सिंह जी ये चाहते थे कि हमारी पार्टी इनको समर्थन दे, सरकार में शामिल हो जाए। लेकिन हमने श्री बीपी सिंह जी को ये कहा कि हम सरकार में तो शामिल नहीं होंगे, हम आपको बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया और लंबे अरसे तक इनके अनुयायी कांग्रेस पार्टी से ये मांग करते रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। तो हमने श्री बीपी सिंह को कहा कि हमारी पहली मांग ये है कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करो। दूसरी मांग ये थी कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, कांग्रेस ने उसे लागू नहीं किया है, हम चाहते हैं कि आप इसे लागू कर दो। यदि आप हमारी ये दोनों शर्तें मान लेते हैं तो हम आपको बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो उस समय श्री बीपी सिंह ने हमारी दोनों शर्तें मान ली। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। देश में पहली बार अति पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के अथक प्रयासों से आप लोगों को आरक्षण की सुविधा मिली। ये दोनों शर्तें उन्होंने हमारी मान ली। लेकिन उस समय क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनको बाहर से समर्थन दे रही थी, उनको ये सब अच्छा नहीं लगा और भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ आरक्षण विरोधी मोर्चा बना के उनको आगे करके पूरे देश में इसका डटकर विरोध कराया और फिर भारतीय जनता पार्टी ने श्री बीपी सिंह की सरकार को ज़्यादा दिन तक नहीं चलने दिया था और ये सरकार गिर गई। कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों को जो जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उनके देहांत के बाद बहुजन समाज पार्टी को भी आप लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, उनका लाभ दिलाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए काफ़ी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। और इतना ही नहीं बल्कि आज पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग जो थोड़े बहुत सुरक्षित हैं, तो ये सब देन केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है, जिन्होंने अपने देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनाया है, जिसे बीजेपी व आरएसएस के लोग कतई भी पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों वे अन्य मेहनतकश लोगों के उत्थान के लिए भी संविधान में पूरी व्यवस्था की है। लेकिन पूंजीवादी मानसिकता रखने वाले लोग उस पर अमल करने के लिए अभी भी पूरे तौर से तैयार नहीं हैं, जिसके लिए बीएसपी बराबर संघर्ष कर रही है। और अब तो खुशी की बात यह है कि अब तो समाजवादी पार्टी के साथ में आने की वजह से हमारा ये काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसी सोच को ध्यान में रखकर ही यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा का और आरएलडी का इस चुनाव में
इन तीनों दलों का मिलकर ये चुनाव में गठबंधन भी हुआ है। और अब इससे यहाँ इस बार चुनाव में खासकर कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की काफी हद तक नींद भी उड़ी हुई है, जिससे अभी से ये लोग अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य का भी जबरदस्त खतरा मानकर चल रहे हैं। और अब ये लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही हमारे इस बने सामाजिक महापरिवर्तन के गठबंधन को इसे कभी शराब बता रहे हैं तो कभी इसे महामिलावटी बता रहे हैं, जबकि वास्तव में जाति के हिसाब से तो यहाँ महामिलावटी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, जिन्होंने हमारे अति पिछड़े वर्गों का हक मारने व इसकी आड़ में अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भी गुजरात में अपनी सरकार के रहते हुए अपनी अगड़ी जाति को ही जुगाड़ करके उसे फिर अति पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करवा लिया था। तो इससे अब ये साफ जाहिर हो जाता है कि महामिलावटी हम नहीं हैं, बल्कि महामिलावटी खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही है। और वैसे वास्तव में यहाँ बिना मिलावटी के पिछड़े वर्ग से आपके बीच में श्री अखिलेश यादव यहाँ बैठे हैं। ये बिना मिलावटी के, ये मिलावटी नहीं है। और वैसे वास्तव में यहाँ बिना मिलावटी के पिछड़े वर्ग से आपके बीच में श्री अखिलेश यादव बैठे हैं, जो असली भी हैं और जन्मजात पिछड़े वर्ग के भी हैं। अर्थात ये श्री नरेंद्र मोदी की तरह फर्जी व कागजी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। और यही मुख्य कारण है कि अब इन लोगों का हमारा ये असली सामाजिक महापरिवर्तन का बना ये गठबंधन आसानी से इनके गले के नीचे से नहीं उतर पा रहा है। और इन्हें डर है कि इस किस्म का ये गठबंधन कहीं देश के अन्य और राज्यों में भी ना बन जाए, जिसको लेकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, आज जो यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी व आरएसएस की सरकार चल रही है, तो ये सन 2007 में जो हमने यहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का आपस में भाईचारा पैदा करके, अर्थात जो इनका गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा था सन 2007 में, तो तब उस समय पूर्ण बहुमत की भी हमने इसी सामाजिक गठबंधन के आधार पर पूर्ण बहुमत की सन 2007 में सरकार भी बनाई थी। तो इससे उस समय खासकर यहाँ कांग्रेस व बीजेपी एवं आरएसएस की ये सोचकर नींद उड़ गई थी कि कहीं इनका बना ये गठबंधन आगे चलकर केंद्र की सत्ता में ना आ जाए। और फिर इसको तोड़ने के लिए इन्होंने किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए, जिसके तहत इन्होंने या अति पिछड़े वर्गों में से विभिन्न जातियों के नाम पर अनेकों संगठन और पार्टियों का गठन करवा दिया। आप लोगों को बहुत ध्यान से मेरी बात सुनने की ज़रूरत है, खास तौर से पूर्वांचल के लोगों को, और आजमगढ़ ये पूर्वांचल का केंद्र है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सन 2007 में जब हमने दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों और अकलियतों में और अपर कास्ट में से गरीब लोगों में भाईचारा पैदा करके यहाँ अपनी सरकार बनाई सामाजिक भाईचारे के आधार पर, तो ये कांग्रेस बीजेपी को अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद खासकर फिर भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे गठबंधन, हमारे इस भाईचारे को तोड़ पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अति पिछड़े वर्ग में विभिन्न जातियां थी, जो ये एक तरफा जुड़ी हुई थी भाईचारे के आधार पर, इनमें से कुछ स्वार्थी लोगों को पकड़ लिया। कहीं पर राजभर को पकड़ लिया, कहीं पर नुनिया चौहान को पकड़ लिया, कहीं पे निषाद को पकड़ लिया, तो कहीं पे मौर्या को पकड़ लिया। तो इस तरीके से
स्वार्थी किस्म के लोगों को लेकर इनके संगठन बना दिए। और जब उसके बाद चुनाव हुआ, अब जब भी चुनाव होता है इनके संगठन बना दिए, पार्टी बना दी। इन्होंने खुद नहीं बनाई, बल्कि बीजेपी और अन्य पार्टियों ने ये जो बैकवर्ड क्लास का वोट है इसको बांटने के लिए फूट डालो राज करो की नीति के तहत इनका वोट बांटने के लिए इनके संगठन बना दिए। विरोधी पार्टियों ने इनकी पार्टियां बना दी। और जब पार्लियामेंट असेंबली का चुनाव होता है तो कुछ पार्टियों को ये पैसा देकर बैठा देते हैं और कुछ पार्टियों को 1-2 सीट दे देते हैं और उसकी आड़ में फिर पूरे उत्तर प्रदेश पे उनके समाज का वोट लेते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद फिर ये लोग आपके हितों में कुछ काम नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, अब तो यहाँ ये जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको बांटा, और अब तो श्री अखिलेश यादव के घर में भी इन्होंने डकैती डाल दी बीजेपी के लोगों ने। तो श्री अखिलेश यादव के घर में भी एक घर को भी अछूता नहीं छोड़ा और इन्होंने शिवपाल यादव को बीजेपी के लोगों ने तोड़कर उसको आगे करके अलग से पार्टी बनाई और ये सोचकर बनाई कि जगह जगह इनके माध्यम से बीजेपी के जहां जहां उम्मीदवार खड़े होंगे और ये सपा का कितना वोट काट सकते हैं उसके हिसाब से इन्होंने अपने कैंडिडेट भी इनके माध्यम से खड़े करवाए। तो ये इस किस्म की साजिश अब इन लोगों की चलेगी। सन 2007 में इसी गठबंधन के आधार पर हम लोग अकेले पूर्ण बहुमत के आधार पर आए थे। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यूपी में ये जितने छोटे छोटे संगठन बने हैं पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों के नाम पर, तो ये सब विरोधी पार्टियों ने अपने स्वार्थ में बनाए हैं। इनके बहकावे में आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। आपके पूर्वांचल में ये संगठनों ने, बीजेपी ने इनको आगे करके जगह जगह कैंडिडेट खड़े कराए हैं। आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, वरना बीजेपी अपने